मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ट्रैफिक सिग्नल पर टायर फटने से एक ट्रक में धमाका हो गया। टायर फटने के बाद यह ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद उस ट्रक में एक धमाके के साथ भीषण आग लग गई। इससे पहले यह ट्रक तेज रफ्तार में आता दिखा। अचानक टायर फटने से ट्रक बेकाबू हो गया और दाईं ओर मुड़ते हुए डिवाइडर से टकरा गया। कुछ ही पल में एक धमाके के साथ ट्रक में आग लग गई, जिस पर 2 लोग सवार थे। ट्रक में आग लगने के बाद उसका ड्राइवर अपने सहायक के साथ फौरन नीचे उतर गया। धमाके की वजह से देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों में घिर गया। इस दौरान कई गाड़ियां वहां से गुजरती रही। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में ट्रक जलकर राख हो गया। सौभाग्य की बात थी कि टायर फटने से ट्रक में अचानक आग लगी। सड़क के किनारे लोगों के मकान और कई दुकानें भी थी। गनीमत ये रही कि एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर रुक गया, जिससे किसी तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर रोक लगाए जाने के बाद वो लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर दर्शन करने पहुंचे, जहां उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे, जिनके साथ उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए। हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले पुजारियों को माला और प्रसाद बजरंगबली पर चढ़ाने के लिए दिया। इस मौके पर मंदिर में मौजूद समर्थक लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे। बजरंगबली को भोग लगाने के बाद पुजारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फूलों की माला और चुनरी भेंट की। बजरंगबली के दर्शन के बाद सीएम योगी ने समर्थकों के साथ कुछ देर मंदिर में हाथ जोड़कर ध्यान भी लगाया। कहा जाए तो एक तीर से 2 निशाना हो गया है। भगवान की अपने आराध्य की पूजा भी कर रहे हैं और एक मैसेज भी जा रहा है पूरे प्रदेश में, पूरी जनता में और जो उनके फॉलोअर हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर में मौजूद बाकी देवी देवताओं के दर्शन भी किए। साथ ही उन्होंने मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। मंदिर दर्शन से पहले सीएम योगी ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने बजरंगबली में अपनी आस्था का जिक्र किया। बताया गया कि इससे पहले भी कई बार सीएम योगी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर दर्शन के लिए आ चुके हैं। मुख्यमंत्री बने थे तब भी आए थे, यहीं पे प्रमुख मंदिर है तो यहाँ पे अवश्य आते हैं, हर कोई आता है। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान अली बजरंगबली वाला बयान दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उनके प्रचार पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी। सौभाग्य की बात है कि चुनाव के वक्त नेताओं का धार्मिक स्थलों पर जाना कोई नई बात नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद भी सीएम योगी ने मंदिर पहुंचकर उन विरोधियों को जवाब देने की कोशिश की जो उनके बयानों का हवाला देकर हमलावर हैं। यूपी के आगरा में आरएलडी नेता अजीत सिंह ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री पर खुद को चौकीदार बताने के बहाने तंज कसा। मोदी जी, हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए। चोर का जमाना जाने वाला है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। गुजरात में बेटी पैदा होने पर पैसों की बारिश की गई। गुजरात के मोरबी में 20 साल बाद बेटी पैदा होने पर एक परिवार ने उस पर पैसों की बारिश कर दी। टेरर फंडिंग केस में घिरे जम्मू कश्मीर के कारोबारी जहूर अहमद वटाली की दिल्ली के पास गुरुग्राम में करीब 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। करतारपुर कॉरिडोर पर पंजाब के डेरा बाबा नानक में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच फिर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी को दूसरी जाति में शादी करने की सलाह दी। राहुल गांधी ने शादी करनी चाहिए। मैंने तो एक बार बोला था कि राहुल गांधी जी ने इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई सावित्रीबाई फुले ने बहराइच में रोड शो कर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ब्राजील में एक हादसे के दौरान एक कार 2 ट्रकों के बीच फंस गई, जिसके बाद लोगों ने ट्रकों के बीच पिचक चुकी कार के ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में बोइंग कंपनी को 737 मैक्स विमानों में सुरक्षा के नजरिए से बदलाव करने और उसका नाम बदलने की सलाह दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नामांकन दाखिल कर वापस आ रहे एक उम्मीदवार को पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक धाराओं में केस दर्ज होने पर गिरफ्तार कर लिया। बिहार में तेज प्रताप यादव के जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात कर रिश्तों में आई तल्खी भी कम करने की कोशिश की। आरजेडी में टिकट बंटवारे पर तेज प्रताप की बगावत ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। तब खबरें थी कि तेजस्वी तेज प्रताप की नहीं सुनते, जिस पर तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी अब तक नहीं तोड़ी है। लेकिन इस खामोशी के बीच वो बड़े भाई को मनाने में जुट गए। तेज प्रताप के जन्मदिन के मौके पर वो उनसे मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। इसके कुछ देर बाद उन्होंने ट्विटर पर 2 तस्वीरें भी डाली, जिनमें वो भाई तेज प्रताप के साथ केक काटते हुए नजर आए। टिकट बंटवारे पर झगड़े के बाद पहली बार दोनों भाई एक साथ मीडिया के भी सामने आए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को अपना मार्गदर्शक बताया। मेरे मार्गदर्शक भी है, मैं इतना भी कहूँगा, और बड़े भाई की आशीर्वाद की भी जरूरत है। तेज प्रताप ने भी दावा किया कि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना अर्जुन बताया। आज जन्मदिन के मौके पे हम लोग सब दोनों भाई कृष्ण और अर्जुन एकजुट हुए हैं।
सौभाग्य की बात है कि किसी भी तरह के झगड़े और मतभेद को बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। इस दिशा में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों ने कदम बढ़ाया है। चुनाव से पहले दोनों की मुलाकात आरजेडी के लिए अच्छी खबर है। जयपुर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंदिर में पूजा की और फिर पूरे तामझाम के साथ लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंदिर पहुंचकर गणपति की पूजा की और माथा टेककर चुनाव में अपने लिए आशीर्वाद मांगा। कितना भी बड़ा काम हो, भगवान ये शक्ति दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, आशीर्वाद दे कि उसको पूरा कर पाए। नामांकन दाखिल करने से पहले गणेश मंदिर पहुंचे राज्यवर्धन सिंह का साथ उनकी पत्नी ने भी दिया। शुरुआत हमेशा गणेश जी की वंदना करके करते हैं, तो वही आज हमने किया है। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे, जहां बाबा रामदेव भी मौजूद रहे, जिन्होंने राज्यवर्धन सिंह को योग भी करवाया। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। ये महाभारत है जिसके अंदर ईमानदारी और भ्रष्टाचारी इसके बीच में युद्ध है और ये युद्ध हमेशा के लिए भारत को सतयुग में लेके जाएगा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मुकाबला कांग्रेस की कृष्णा पूनिया से है, जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरह ही ओलंपिक खिलाड़ी रह चुकी हैं। जाट समुदाय से आने वाली कृष्णा पूनिया इस समय राजस्थान की सादुलपुर सीट से कांग्रेस की विधायक हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, जिसके लिए कृष्णा पूनिया नामांकन दाखिल करने पहुंची। उन्होंने अपने समर्थकों और पूर्व सांसद लालचंद कटारिया की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया, जिसके तुरंत बाद ही उन्होंने विकास के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। आज जयपुर ग्रामीण में आप के पास इतने अच्छे बड़े कैमरे हैं, आप जाके विकास के काम ढूंढ के आ सकते हैं। कहीं मिले तो मुझे भी दिखा देना। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के लिए मतदान 5वें चरण में 6 मई को होगा, जिसके लिए दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को राजपूत और कृष्णा पूनिया को जाट समुदाय का समर्थन मिलने की उम्मीद से मुकाबला रोचक माना जा रहा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट जाट समुदाय के असर वाली सीट है और यहाँ ब्राह्मण, यादव और अनुसूचित जाति के मतदाता भी मौजूद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के बड़े नेता सीपी जोशी को 3 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से यहां हराया था। इस सीट पर करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें राजपूत के मुकाबले जाट वोटर की संख्या ज्यादा है। इस सीट पर अब तक 2 बार ही लोकसभा चुनाव हुए हैं, जहां से 2009 में कांग्रेस के लालचंद कटारिया सांसद बने तो 2014 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई। सौभाग्य की बात यह कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर खिलाड़ी रह चुके 2 चेहरों के बीच मुकाबला है, जिस पर सबकी नजर है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद यहां राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं और कांग्रेस के पास इस विधानसभा क्षेत्र की 5 सीटें हैं जो कृष्णा पूनिया के पक्ष में हैं। लिहाजा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा। लीबिया में सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे एक पूर्व जनरल के लड़ाकों ने राजधानी त्रिपोली पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी। लीबिया की सेना के साथ लड़ाकों के संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जो लड़ाकों की ओर से हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग का निशाना बन गए। आरोप है कि पूर्व जनरल खलीफा हफ्तार के लड़ाकों ने छिपकर रिहायशी इलाकों में भी फायरिंग की। कई जगहों पर उनकी गोलीबारी से लीबिया की सेना को पीछे भी हटना पड़ा, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का समर्थन मिला हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया में सीज फायर की अपील की। कुछ इसी तरह की अपील इटली के प्रधानमंत्री ने लीबिया के पीएम से मुलाकात के दौरान की। Una crisi umanitaria che sarebbe devastante, si potrebbe preannunciare devastante। त्रिपोली में 2 हफ्ते पहले फायरिंग शुरू होने के बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। गोलीबारी से जूझ रहे वहां के हजारों लोगों ने खलीफा हफ्तार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। उन्होंने पूर्व जनरल को अपराधी करार दिया। सौभाग्य की बात है कि कुछ साल पहले खलीफा हफ्तार को ISIS से लड़ाई के लिए संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, रूस और फ्रांस जैसे कई देशों ने समर्थन दिया था। खबरें हैं कि इसी समर्थन के बल पर अब वो लीबिया पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिशों से लीबिया में युद्ध जैसे हालात ही पैदा हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट पर बांग्लादेश के एक्टर फिरदौस अहमद के टीएमसी के लिए प्रचार करने पर सियासी घमासान मच गया। गृह मंत्रालय ने इस पर उनका बिजनेस वीजा रद्द करते हुए उन्हें भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। आरोप है कि टीएमसी ने बांग्लादेशी एक्टर से प्रचार करवाकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया। वो मामले को चुनाव आयोग के पास भी ले गई और टीएमसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। They are doing a wrong thing. They are breaking the election rules. बीजेपी ने बांग्लादेश के मशहूर फिल्म अभिनेता फिरदौस अहमद को भी गिरफ्तार करने की मांग की, क्योंकि फिरदौस अहमद ने पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट से टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। जिस प्रकार बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे हैं, उसी प्रकार वहाँ के यदि आर्टिस्ट भी आकर टीएमसी का प्रचार करेंगे तो मैं समझता हूँ ये एक अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का भी उल्लंघन है।
बीजेपी यह आरोप भी लगा रही है कि टीएमसी ने बांग्लादेशी एक्टर से प्रचार करवाकर चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ा है, लेकिन टीएमसी की दलील है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी विदेशी नागरिक को चुनाव प्रचार करने से रोकता हो, जिसे आधार बनाकर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट पर बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस अहमद से प्रचार करवाया। फिरदौस अहमद ने रायगंज से टीएमसी उम्मीदवार के लिए रोड शो भी किया। इस रोड शो में फिरदौस अहमद को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। कई तो अपने मोबाइल फोन से उनकी तस्वीर लेते हुए भी नजर आए। रोड शो में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री पायल सरकार और अभिनेता अंकुश भी उनके साथ मौजूद रहे। रोड शो के अलावा उन्होंने चुनावी सभा में भी हिस्सा लिया और टीएमसी के लिए वोट मांगे। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने रायगंज में बांग्लादेशी एक्टर से प्रचार इसलिए करवाया ताकि मुस्लिम वोटरों को लुभाया जा सके, क्योंकि रायगंज सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 48% है। ये सीट उत्तरी दिनाजपुर जिले में आती है और बांग्लादेश से भी लगी हुई है। ऐसे में बांग्लादेशी एक्टर के प्रचार का असर पड़ोस की दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, बालूरघाट और मालदा उत्तर सीट पर भी पड़ सकता है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के अलावा सीपीएम ने भी मोर्चा खोल दिया। सीपीएम ने चुनाव आयोग से मामले में टीएमसी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। इसको गहराई से देखना चाहिए चुनाव आयोग को और जो उचित कदम वो उठाना चाहिए। सौ बात की बात है कि टीएमसी ने चुनाव में बांग्लादेशी अभिनेता से प्रचार करवाकर नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने तो इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और वो इसके बहाने ममता बनर्जी पर हमलावर है। गृह मंत्रालय की कार्रवाई से भी साफ है कि यह मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। अली बजरंग बली वाले बयान पर सीएम योगी के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद भी घमासान नहीं थम रहा। अब भी कई विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं, जिनमें सबसे आगे रही समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सीएम योगी पर नफरत की राजनीति का आरोप मढ़ा। उनका पॉलिटिक्स लगातार जो है वो नफरत और की राजनीति की एक विजय है। तो वहीं कांग्रेस भी बिना नाम लिए चुनाव आयोग की कार्रवाई के बहाने बीजेपी पर हमलावर दिखी। None of the parties should be allowed to communalize the atmosphere. लेकिन विपक्ष के हमलों से बेपरवाह बीजेपी चुनाव आयोग से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग कर रही है। जो भाव है मुख्यमंत्री जी के, उसको देखते हुए फिर से निर्णय लेना चाहिए। सौभाग्य की बात यह कि योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, मायावती और आजम खां पर चुनाव आयोग की कार्रवाई बाकी नेताओं के लिए भी एक सबक है। हालांकि इसके बाद भी नेता राजनीतिक छीटाकशी से बाज नहीं आ रहे, जो कि स्वस्थ राजनीति के लिए सही नहीं है। अमित शाह ने कर्नाटक में रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक के तुमकुरू में एक रोड शो किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अचानक बारिश होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी और राजकुमारी दिया कुमारी को पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान केलों से तोला। राष्ट्रपति ने तमिलनाडु की वेल्लूर सीट पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद चुनाव रद्द करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस के डीडीए ग्राउंड में एक पंडाल में आग लग गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के एक जवान ने बहादुरी दिखाते हुए आग में फंसे कई लोगों की जान बचा ली। दिल्ली के पास फरीदाबाद में कुछ लोगों ने एक आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला क्रिकेटर मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। नेताओं के विवादास्पद बयानों पर चुनाव आयोग की सख्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुटकी ली कि अब चुनाव आयोग को अपनी शक्तियों का एहसास हो गया होगा। पंजाब में कांग्रेस को झटका देते हुए दलित नेता शमशेर सिंह दुल्लो की पत्नी हरबंस कौर जालंधर में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गईं, जिसके बाद उन्हें फतेहगढ़ साहिब सीट से उम्मीदवार बनाया गया। पूर्व सैनिकों और पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग के काम की तारीफ की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर बनी फिल्म पर बैन जैसे फैसलों को जल्दबाजी में लिया गया निर्णय करार दिया। गुजरात के साबरकांठा में प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयार किया जा रहा पंडाल जोरदार आंधी में उड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बुधवार को रैली करेंगे, जिसके लिए एक बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा था, मगर तेज आंधी ने तमाम तैयारियों को धराशायी कर दिया। जोरदार आंधी की वजह से पंडाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा शामियाना कई जगह से फट गया। हालांकि गनीमत यह रही कि पंडाल तैयार करने के काम में लगे लोग वक्त रहते वहां से निकलने में कामयाब रहे। रैली वाले मैदान में आयोजक भी मौजूद थे, जो आंधी के आगे बेबस दिखाई दी। धूल भरी आंधी की वजह से साबरकांठा में कुछ देर के लिए दिन में ही अंधेरा छा गया। इतना ही नहीं, आंधी के बाद जोरदार बारिश और ओले भी गिरे। उधर कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें अरवली जिले में भी सामने आई। वहां पर भी आंधी में एक पंडाल तहस नहस हो गया। सौभाग्य की बात है कि गुजरात में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दे दी, लेकिन बेमौसम बारिश और आंधी ने सियासी पार्टियों की चुनावी तैयारियों में खलल डाल दी।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने तगड़ा झटका देते हुए राज्य की 39 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राजभर ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी से एक भी सीट नहीं मिली। और इसी बात से नाराज ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने 39 उम्मीदवारों की एक सूची जारी करते हुए बताया कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा विधानसभा में समझौता था, लोकसभा में नहीं, तो विधानसभा में समझौता बना रहेगा, लोकसभा में लड़ते रहेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का भी आरोप लगाया। हम आपको लोकसभा चुनाव में एक सीट मांग रहे हैं, उल्टे हमको कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से लड़ जाओ। ओम प्रकाश राजभर के अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के खेमे में भी खलबली मच गई। महेंद्र नाथ पांडे ने तो यहां तक दावा कर दिया कि पार्टी ने उनके लिए घोसी सीट छोड़ी हुई है। घोसी लोकसभा सीट उन्हें हम लोगों ने प्रपोज किया था, अभी तक उसको रोके हुए हैं हम लोग गठबंधन धर्म अपनी ओर से पूरी तरह निभा रहे हैं। खबरें हैं कि राजभर पहले ही बीजेपी से खिंचे हुए थे और टिकट न देकर बीजेपी ने उनकी नाराजगी और बढ़ा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी राज्य की 39 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने वाराणसी और गोरखपुर से भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मैदान में होगी। उनकी पार्टी के अलग लड़ने से पूर्वांचल की 12 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को नुकसान का अनुमान लगाया जाने लगा है। ये वो सीटें हैं जहां राजभर जाति के वोटरों की अच्छी संख्या है। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें मनाने के लिए घोसी सीट पर दांव चल दिया है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि अब बीजेपी के साथ उनका कोई समझौता नहीं होगा। अभी कोई गुंजाइश है सुलह समझौता की? अगर आपको सीटों पर जो आपकी मांग है उसको पूरा किए जाने का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। सौभाग्य की बात है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अलग चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। राजभर का यह फैसला बीजेपी को मुश्किल में डालने वाला है। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बिहार के कटिहार में धर्म के नाम पर वोट मांगकर चुनाव आयोग और विरोधियों के निशाने पर आ गए। सिद्धू वहां महागठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से धर्म के नाम पर वोट देने की अपील की। 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे। यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा। सिद्धू के बयान पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने जोरदार हमला किया। ये तो जहां जाते हैं वहीं पर कोई ना कोई विवादित बयान देकर आते हैं और ये किसी कानून को शायद मानते नहीं है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने चुनाव आयोग से सिद्धू पर कार्रवाई करने की मांग की। FIR हो, इनको बर्खास्त किया जाए। इस देश का मुसलमान इनके मुंह पे थप्पड़ मारेगा। सौभाग्य की बात है कि धर्म के नाम पर वोट देने की नवजोत सिंह सिद्धू की अपील ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने इस मामले में कटिहार के डीएम से रिपोर्ट मांगी। चुनाव आयोग ऐसे ही मामले में योगी आदित्यनाथ और बीएसपी नेता मायावती पर भी कार्रवाई कर चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट के बाद एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बीच गठबंधन पर चर्चा के लिए अपने सरकारी आवास पर एक बैठक की, जिसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात दोहराई। दिल्ली की बात करके बीजेपी को रोकना आसान नहीं है। उनकी आने की सारी संभावनाओं को खत्म अगर करना है तो बाकी राज्यों में भी समझौता करना होगा। वहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन के रास्ते खुले होने की बात तो कही, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी को दूसरे राज्यों में साथ चुनाव लड़ने की जिद छोड़नी होगी। जहां तक हरियाणा और पंजाब का सवाल है, हमारा यूनिट बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम दिल्ली में गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दोनों पार्टियों को चुनौती देते हुए दावा किया कि गठबंधन से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। ये गठबंधन होते ही दिल्ली से आम आदमी पार्टी वैसे ही समाप्त हो जाएगी जैसे बिहार और यूपी से समाप्त हो गई। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 12 मई को मतदान होगा, जिस पर आम आदमी पार्टी ने बैठक के बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 18, 20 और 22 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की बात कही, लेकिन इस बात की उम्मीद भी जताई कि वो गठबंधन पर कांग्रेस को मना लेंगे। कि हम ट्विटर से गठबंधन न करेंगे न तोड़ेंगे, हम बैठ करके वार्ता करना चाहते हैं और हम दोबारा उनको समझाना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में भाजपा को हराना जरूरी है, वैसे हरियाणा में भी भाजपा को हराना जरूरी है, वैसे ही उतना ही चंडीगढ़ में भाजपा को हराना जरूरी है। सौभाग्य की बात है कि बीजेपी को रोकने के लिए दोनों पार्टियां दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ गई कि वो दिल्ली के साथ पंजाब और हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं हुई। यही वजह रही कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया।
एनडी तिवारी के बेटे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की दिल्ली में संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद इसकी जांच एसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई। दिल्ली में मॉरिस नगर में पुलिस ने एक गाड़ी से 42 लाख रुपए की नकदी पकड़ी। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष के मौके पर पंजाब में सोने और चांदी के सिक्के बाजार में उतारे गए। गुजरात के दाहोद में तेज आंधी की वजह से केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह भाभोर की एक जनसभा का पंडाल धराशायी हो गया। दिल्ली के पास नोएडा में एक स्कूल के बाहर छात्रों के माता पिता ने प्रदर्शन किया और मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार थम गया, जिसके बाद अब गुरुवार को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि तमिलनाडु की वेल्लूर सीट पर चुनाव बाद में होगा। राफेल मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली वकील रुचि कोहली को राजस्थान सरकार ने अपने वकीलों के पैनल से हटा दिया। राहुल गांधी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जबकि चुनाव आयोग ने 24 घंटे में सतपाल सत्ती से जवाब मांगा। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उड़ानों के बढ़ते किराए पर चिंता जताई। उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा और बुधवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे को लोगों की आवाजाही के लिए खुला रखने की मांग की, ताकि लोग गुरुवार को बड़ी संख्या में मतदान कर सकें। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 370 अंक उछलकर फिर 39,000 के पार 39,276 पर बंद हुआ। निफ्टी 97 अंक ऊपर 11,787 पर पहुंच गया। यूपी के आगरा में हुई महागठबंधन की रैली में आकाश आनंद ने अपनी बुआ मायावती की जगह चुनाव प्रचार किया। मायावती के चुनाव प्रचार पर 2 दिन के बैन की वजह से आकाश आनंद ने प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली। और आगरा की रैली में मायावती की गैर मौजूदगी में अखिलेश यादव, अजीत सिंह और सतीश मिश्रा के साथ मंच पर पहुंचे और किसी मंझे हुए नेता की तरह हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद मंच पर मायावती की जगह बैठे और लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सबसे पहले जनता को संबोधित किया और इस दौरान अखिलेश यादव और सतीश मिश्रा ने ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई भी की। उन्होंने जय भीम के नारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। जय भीम। साथ ही आकाश वहां मौजूद लोगों को ये याद दिलाना नहीं भूले कि वो पहली बार इस तरह की रैली में भाषण दे रहे हैं। मैं आज आप लोगों के सामने पहली बार आया हूं। जिसके बाद उन्होंने अपनी बुआ का संदेश पढ़ते हुए जनता से महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और मायावती की तरह विरोधियों पर आक्रामक अंदाज में हमला किया। आकाश आनंद का भाषण छोटा तो था, लेकिन उनके तेवर काफी तीखे थे, जिसकी झलक उनके भाषण में दिखी और उन्होंने मायावती पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर करारा हमला किया। सामने वाले की तुम्हारे जब्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये आप सभी का मुख्य चुनाव आयोग को सही जवाब होगा। आकाश के इस जोशीले अंदाज की खुशी अखिलेश के चेहरे पर साफ नजर आई और उन्होंने भाषण खत्म होने के बाद खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती पर बैन के बहाने सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा। हम कितनी भी पाबंदी लगा लें, ये गठबंधन महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोसों के लिए छोड़ देगा। सहारनपुर के देवबंद में हुई महागठबंधन की पहली साझा रैली में भी आकाश आनंद शामिल हुए थे, लेकिन वहां उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था। वहीं चुनाव आयोग के 3 दिन के बैन की वजह से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आ गए। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने पिता के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए जनता के बीच पहुंचे और साइकिल रैली में शामिल हुए। साइकिल रैली चल रही है और जिसमें आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान इस साइकिल रैली में शामिल हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अब्दुल्ला आजम खान अपने कई समर्थकों के साथ आगे चलते रहे और उनके पीछे बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर निकले, जो पूरी तरह पार्टी के रंग में रंगे नजर आए। जिसके बाद उन्होंने एक खुली गाड़ी में सवार होकर लोगों से वोट की अपील भी की। अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और पिता की गैर मौजूदगी में उन्होंने केवल प्रचार की कमान ही नहीं संभाली, बल्कि उन पर लगे हर आरोप का करारा जवाब भी दिया, जिसके लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आजम खान की प्रतिद्वंदी जयप्रदा पर निशाना साधा। कार्यवाही तो इस बात पर भी होनी चाहिए थी कि रामपुर एक दानव कांड करने जा रही हूँ। उन्होंने मायावती और आजम खान पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। मायावती जी की और आजम खान साहब की जिस तरीके से आवाज़ को दबाया है, उससे मैसेज साफ है, क्लियर है कि किन लोगों के कहने पर
और किन लोगों से डर कर ये कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले को मुसलमानों और दलितों के खिलाफ साजिश करार दिया। किस तरीके से मुसलमानों की और दलितों की पिछड़ की आवाज़ को दबाया गया कि दिख नहीं रहा पब्लिक को। सौभाग्य की बात है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई की वजह से नेताओं की अगली पीढ़ी ने प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली और आक्रामक अंदाज में जनता के सामने अपनी बात रखी। इतना ही नहीं, इन युवा नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने से भी परहेज नहीं किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। साथ ही कंप्यूटर बाबा ने लाखों वोटों से चुनाव जीतने का दावा भी किया। लेकिन इसके लिए कंप्यूटर बाबा ने गेंद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के पाले में डाल दी। मध्य प्रदेश में जहां से कहें हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और 100% लाखों वोट से जीत के भी आएंगे। साथ ही उन्होंने टिकट न मिलने के हालात में भी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने का दावा किया, जिसका कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने स्वागत किया। हर वो व्यक्ति जिसका लोकतंत्र में विश्वास है, उसको आज कांग्रेस के प्रचार प्रसार में उतरना चाहिए। कंप्यूटर बाबा की टिकट की आस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जोरदार चुटकी ली। कंप्यूटर बाबा को मेरा प्रणाम, और उनके कंप्यूटर जो जो कर रहा हो और उसमें जो जो पब गेम हो वो सब खेलें। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश का एक बेहद ही चर्चित नाम है और वो उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकाली थी, जिसके बाद शिवराज सरकार ने उन्हें मनाने के लिए राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था। लेकिन 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया था और उन्हें मौजूदा कमलनाथ सरकार ने नर्मदा शिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सौभाग्य की बात है कि कंप्यूटर बाबा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। पहले बीजेपी और अब कांग्रेस में उन्हें सियासी रुतबे की आस है। यही वजह है कि कांग्रेस जहां संत समाज में उनकी बैठ का फायदा उठाना चाहती है, तो बीजेपी उन पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंची बीजेपी नेता उमा भारती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। जिसका पति चोरी के आरोप में हो, वो उसको तो लोग किस नजर से, चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नजर से देखेगा उनको। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने मायावती के प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगा रखी, जिस पर बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया ने कड़ी आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग ने बहन मायावती जी को सेलेक्टिवली टारगेट किया है। गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी भी मायावती पर हुई कार्रवाई का खुलकर विरोध करती दिखी। हर बात में जमीन ढूंढ रहे हैं। आदरणीय मायावती जी ने कोई खराब बात नहीं की, जोड़ने की बात कही। लेकिन टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू तो एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। They are taking action only. Modi and Shah will tell something they are taking action. बीएसपी सुप्रीमो ने 7 अप्रैल को यूपी में देवबंद की चुनावी रैली में गठबंधन उम्मीदवार को जिताने के लिए मुसलमानों से अपील की थी, जिस पर शुरू हुआ घमासान थम नहीं रहा। सौभाग्य की बात यह कि चुनाव आयोग की कार्रवाई के फैसले को हर पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से पेश कर रही है। अगर नेताओं ने आचार संहिता का पालन किया होता तो कार्रवाई की नौबत ही नहीं आती। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान सड़क किनारे बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी मौजूद रहे, जिनका प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रोड शो के दौरान कई जगहों पर लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में फूलों की बारिश की। इतना ही नहीं, एक इलाके में प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग अपने घरों की छत पर खड़े नजर आए। रोड शो को देखने पहुंचे लोग मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे थे। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी कोई कोर कसर वहां नहीं छोड़ रही। 18 अप्रैल को 13 राज्यों की 97 सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें ओडिशा की 21 में 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे लोकसभा के।